हाँ तो बच्चों, ये आज एक सॉल्यूशन वीडियो है बेसिकली, और ये उस टेस्ट की सॉल्यूशंस मैं आज शेयर कर रहा हूँ जो हम लोगों ने लास्ट संडे को जो है ना लिया था। तो डिटेल्ड सॉल्यूशन एनालिसिस की जो वीडियो है ये बनाई गई है। आप इस वीडियो को देखें और अगर उसके बाद भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस करें। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेक्शन ए के क्वेश्चंस देखेंगे सबसे पहले। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि अगर स्फेयर के रेडियस को मेजर करने में 2% का एरर है ना, तो देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर विल बी। अब देखें, ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन कि स्फेयर के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 πr³। इसने हमको ये बता रखा है कि रेडियस में जो एरर है वो 2% है, तो ये पूछ रहा है कि वॉल्यूम में जो एरर होगा वो कितना परसेंट होगा। तो इस वॉल्यूम को अगर रिलेटिव एरर की टर्म्स में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V/V, और क्योंकि 4/3 पाई जो है वो तो ये सिर्फ एक नंबर है तो इसमें कोई एरर होगा नहीं, तो रेडियस को ऐसे लिखा जा सकता है 3 × डेल्टा R/R। क्योंकि क्वेश्चन MCQ है तो और ज़्यादा फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वॉल्यूम का जो एरर है वो रेडियस के एरर के 3 टाइम्स होगा, और रेडियस का एरर 2% है तो 2% का 3 टाइम्स हुआ 6%। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोगों ने दिया हुआ था ये बेसिकली एक रॉन्ग क्वेश्चन था। इसको हमने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है। आपको एनर्जी कांस्टेंट दिया गया था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये पहली क्वांटिटी एनर्जी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, ये क्वांटिटी होनी चाहिए एनर्जी डेंसिटी। और अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, तो अब ये ठीक होगा बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं आगे। कहता है अगर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस का फॉर्मूला m⁴ a, l⁴b, t⁴c है तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी इन चारों में से। देखो, कहता है वेलोसिटी होगी। तो सबकी डायमेंशंस अगर तुमको याद हैं तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत सिंपल, बहुत इजीली हो जाता। क्यों इजीली हो जाता? उसका रीज़न है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है m⁴0, l⁴1, t⁻⁻1। m⁴0, l⁴1, t⁻⁻1। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी हो ही नहीं सकती क्योंकि a की पावर यहाँ पे 1 दे रखी है। एक्सेलरेशन की भी डायमेंशन होती है m⁴0, l⁴1, t⁻⁻2। तो ये भी जो है बेसिकली एक्सेलरेशन की डायमेंशन नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे a की पावर आप देखो 1 दे रखी है और एक्सेलरेशन में a की पावर 0 होती है। फोर्स की डायमेंशन होती है ml t⁻⁻2, m की पावर 1 होती है, यहाँ देखो a की पावर 0 दे रखी है। तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा इसका डी, प्रेशर, और ये सही भी है। प्रेशर की डायमेंशन होती है ml-1 t-2। तो अगर तुम कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2 यहाँ पे आ रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो CGS सिस्टम में वैल्यू 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कहता है एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट में जिसमें लेंथ की यूनिट 10 सेंटीमीटर हो, मास की यूनिट 100 ग्राम हो, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। देखो, जो फॉर्मूला हम इसके अंदर बेसिकली इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मूला होता है N2 = N1, m1/m2 की पावर a, l1/l2 की पावर b और t1/t2 की पावर c। क्योंकि ये डेंसिटी है और डेंसिटी की डायमेंशंस जो होती हैं वो होती हैं ml-3। डेंसिटी की जो डायमेंशंस होती हैं ml-3। तो यहाँ पे बेशक से तुम टाइम, और टाइम की पावर 0 होती है ना, तो यहाँ पे टाइम की पावर को 0 कर दो तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखो तो सॉल्व करते हैं इसको। n1 की वैल्यू हमको दे दी है 4। हमें ना CGS का कन्वर्जन करना है नए सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो 1 वाली सारी वैल्यू CGS की ली जाएंगी। तो m1 की वैल्यू ली जाएगी 1 ग्राम, और m2 की वैल्यू भाई इसने दे रखी है 100 ग्राम की पावर a, और a की वैल्यू बेटे यहाँ से कंपेयर करोगे तो निकलेगी। यहाँ पे m की पावर 1 है तो a की वैल्यू भी 1 होगी। ऐसे ही L1 को लिखा जाएगा 1 सेंटीमीटर, लेकिन L2 को लिखा जाएगा 10 सेंटीमीटर क्योंकि गिवन है।
और b की जगह -3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे इसमें देखो l की पावर -3 है इधर, तो यहाँ l की पावर -3, यहाँ l की पावर b, तो b की वैल्यू -3 आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, पावर ने पावर को और यूनिट ने यूनिट को कैंसिल कर दिया, सॉरी। तो n2 बराबर 4 इंटू 1/100, 1/10 की पावर -3 है, तो ये 10 की पावर +3 हो जाएगा। तो 2 जीरो से एक पावर मर जाएगी और आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भाई, ये आप ध्यान से देखो, एक क्वांटिटी दे रखी है P और आपसे इसका एरर पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा? परसेंटेज एरर ABCD का दे रखा है, हम लिख सकते हैं डेल्टा P बाई P, पावर के आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। तो 3 इंटू में डेल्टा A बाई A प्लस 2 इंटू में डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा C बाई C प्लस डेल्टा D बाई D। तो ध्यान से देखो, अगर A की परसेंटेज एरर आपको दे रखी है 1 प्लस 2, B की दे रखी है 2, C की 3 और D की 4। अब इनको ऐड कर दो, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 और 3 7 और 3 10 और 4 14। सो 14% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कहता है फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशंस ऑफ मास आर। मास की डायमेंशन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो कि लेट कर लो m इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर a, वेलोसिटी की पावर b एंड टाइम की पावर c। क्योंकि जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इसी तरीके से इसको सॉल्व करूंगा कम जगह में। तो m बराबर हो जाएगा k, फोर्स की पावर a, v की पावर b और t की पावर c। दोनों तरफ की डायमेंशंस पुट कर दें तो मास की m, L0, T0, F फोर्स है तो इसकी डायमेंशन mlt-2 की पावर a, वेलोसिटी है तो lt-1 की पावर b और t टाइम है तो टाइम की पावर c। अब हम क्या काम करेंगे कि मास को एक तरफ कर लेंगे और टाइम को एक तरफ कर लेंगे। तो मास की पावर आ जाएगी a और आपकी l की पावर, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ l की पावर a, यहाँ l की पावर b, तो टोटल पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगी a प्लस b। और अब आप टाइम की पावर देखेंगे तो टाइम की पावर हो जाएगी -2a माइनस b प्लस c। दोनों साइड कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इसका भी यहाँ देख लो, यहाँ लेंथ की पावर a प्लस b है, यहाँ लेंथ की पावर 0 है, तो इक्वेट कर दिया। अच्छा, a की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू आ गया -1। ऐसे ही टाइम से टाइम की पावर को कंपेयर कर दो तो -2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 डालेंगे तो -2, b की वैल्यू -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का c बराबर का 0, माइनस का 1 प्लस का c बराबर का 0 और c बराबर आ जाएगा 1। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू 1। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, इस हिसाब से डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 7th वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखें अच्छा 7th वाले क्वेश्चन को किस तरीके से आप टारगेट करेंगे। कहता है प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 3 हैज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। आपको ना एक्चुअली इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि हर फॉर्मूले में आपको इनकी डायमेंशंस रख के और इसको सॉल्व करना है। जिसके भी डायमेंशन L के बराबर बचे वही आपका करेक्ट आंसर है। जैसे मैंने इसमें ऑलरेडी टिक कर रखा है, A इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। A वाले को ही सॉल्व करते हैं, करने आपको चारों ही पड़ेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले है H है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती हैं यहाँ से निकाल सकते हो, देखो बहुत इजीली। लैम्डा बराबर h/mv, तो h बराबर लैम्डा mv, लैम्डा l मास m, VLT-1, ML2T-1, ये आ गई प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन। अब हम इन डायमेंशंस का यूज कर लेते हैं। ML2T-1
मल्टीप्लाई बाय जी, जी की डायमेंशन m-1 L3 T-2 और डिवाइड बाय हमको यहाँ पे लिख रखा है c, लाइट की स्पीड, तो स्पीड की डायमेंशन होगी LT-1 की पावर 3/2। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये m से ये m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे t की पावर -1 है या t की पावर -2 है, तो ये t की पावर -3/2 हो जाएगी ऊपर। ये बचेगा अंडर रूट में l की पावर 2 और l की पावर 3 हो जाएगी l की पावर 5 और t की पावर -1 और t की पावर -2 हो जाएगी t की पावर -1 और -2 हो जाएगी t की पावर -3 डिवाइड बाय l की पावर 3/2 और t की पावर -3/2। अच्छा, जो पावर होती है ऊपर, जो स्क्वायर रूट है, इसको पावर के टर्म्स में आप लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो l की पावर 5/2 t की पावर -3/2 डिवाइड बाय l की पावर 3/2 और t की पावर -3/2। तो इससे तो ये कट गया, ये 1/2 इसलिए लगाया क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ है। अब बचेगा क्या, l की पावर 5/2 में से 3/2 को आप माइनस कर दो, आप सॉल्व कर लो, ये बचेगा l। इसलिए a इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक इसी तरीके से सेम पैटर्न पे आपका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये भी सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 8। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, उसको हमने यहाँ पे करेक्ट कर दिया, तो बिना इसके ये हो नहीं सकता था। तो भाई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशंस हैं लेंथ की, वो सी जी, और जो तीसरी क्वांटिटी होगी वो ये होगी जो हमने यहाँ पे लिखी है E² / 4πε0। जो तीसरी क्वांटिटी होगी वो ये होगी। इनसे मिलके एक क्वांटिटी बनानी है जिसकी डायमेंशन लेंथ की हूँ। तो ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे करना पड़ेगा कि आपको 1 बाय 1 ये चारों सॉल्व करने पड़ेंगे, और इनमें से जिसकी भी डायमेंशन जो है ना वो L के बराबर आ जाए, क्योंकि डायमेंशंस ऑफ लेंथ ये पूछ रहा है, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें हमने ऑलरेडी आपको सॉल्व करके दे दिया है कि डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। डायमेंशंस आप सभी देख सकते हैं यहाँ से, और अगर कोई किसी चीज़ की डायमेंशन नहीं मिलती है तो इंटरनेट से भी देख सकते हो, या अपेंडिक्स A9 है NCERT में, वहाँ सबकी डायमेंशन मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कहता है अगर क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन जो है वो हम ऐसे लिखें, क्रिटिकल वेलोसिटी जिसमें कि इस चीज को पढ़ा जाता है ईटा, रो और आर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और रेडियस एंड ट्यूब की रेस्पेक्टिवली, तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, डेरिवेशन का क्वेश्चन है कि लेट कर लेंगे कि वी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर एक्स सिग्मा की पावर वी और आर की सिग्मा की पावर वी और आर की पावर चलो सी मान लो, इस तरीके से निकाल लेंगे, है ना। ये कुछ गड़बड़ है, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो ये ऐसे होगा क्वेश्चन कि ईटा की पावर एक्स सिग्मा की पावर वाई और आर की पावर जेड होगी ये, उसके बाद में क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। तो हम ऐसे लेंगे, लेट कर लेंगे कि वी सी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर एक्स सिग्मा की पावर वाई आर की पावर जेड, और इसको दोनों साइड अब सॉल्व करेंगे के लगा के, सिग्मा की पावर वाई और आर की पावर जेड। ठीक है, अब देखो, नहीं ये क्वेश्चन ना और गड़बड़ी है अभी इस क्वेश्चन में, ऐसे गड़बड़ी है कि ये देखो ध्यान से, यहाँ तो इसने सिग्मा दे रखा है और यहाँ पे इसने रो लिख दिया, तो इन रियलिटी में ये ऐसे होगा, वी सी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर एक्स रो की पावर वाई आर की पावर जेड। अब करेक्ट हुआ ये क्वेश्चन, अब इसका आंसर आएगा वी सी इज इक्वल टू के ईटा की पावर एक्स रो की पावर वाई आर की पावर जेड। दोनों तरफ की डायमेंशन रख दो, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन ML-1 T-1, डेंसिटी की डायमेंशन ML-3 और इसकी डायमेंशन L की पावर Z।
बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो। m0l1t-1 मास को एक तरफ कर लो तो मास की टोटल पावर हो जाएगी x प्लस वाई। लेंथ को एक तरफ कर लो -x - 3y प्लस z, और टाइम को एक तरफ कर लो -x, यही रह जाएगा। ठीक है, दोनों साइड इक्वेट कर दो तो देखो x प्लस वाई आएगा 0, -x - 3y प्लस z आएगा 1, और साहब -x बराबर आएगा -1, तो x बराबर तो 1 आ गया, ये x की वैल्यू 1 इधर सब्सटीट्यूट कर दो तो 1 प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा -1। अब ये x और y की दोनों वैल्यू इधर बीच वाली इक्वेशन में डाल दो तो -1 प्लस 3 प्लस z बराबर 1, 2 प्लस z बराबर 1, तो z बराबर -1। तो x की वैल्यू 1, 1 - 1 -1, 1 - 1 -1, तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से होगा भाई ये वाला क्वेश्चन। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जगह निकालनी पड़ेगी, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया था। अगले सवाल पे कहता है अगर एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मान लें तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन भी कि लेट कर लो सरफेस टेंशन प्रोपोर्शनल है एनर्जी की पावर a के, वेलोसिटी की पावर b और टाइम की पावर c के। तो k एनर्जी की पावर a, v की पावर b और t की पावर c, दोनों तरफ की डायमेंशन रख दो। सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है, सरफेस टेंशन बेसिकली डायमेंशन होती है mt-2, तो ml0t-2, एनर्जी की ml2t-2, वेलोसिटी की lt-1, इसका a इसका b और टाइम की पावर t का c। ध्यान से देखेंगे, मास को एक तरफ कर लो, टाइम को एक तरफ कर लो, तो मास की पावर बन जाएगी a, लेंथ की पावर 2a प्लस b, टाइम की पावर -2a माइनस b प्लस c। कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, 2a प्लस b आएगा 0, तो a की वैल्यू इसमें रख दूं तो 2 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर आएगा जी -2, और मैं लिख सकता हूँ -2a माइनस b प्लस c बराबर का -2। a और b की वैल्यू इसमें रख दूं तो -2 प्लस 2 प्लस c बराबर का -2, तो c बराबर का -2, मतलब 1 - 2 -2, 1 - 2 -2, a इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए जरा अब असर्शन रीजन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन मैकेनिक्स में हम लेंथ, मास और टाइम को फंडामेंटल मानते हैं। बिल्कुल सही है, मानते हैं। लेंथ, मास एंड टाइम कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम वन एनदर। हाँ, ये बिल्कुल सही है, यही इसका रीजन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी को मानने का मतलब ही ये होता है कि उसको किसी और तरीके से डिराइव ना किया जा सकता हो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ये बिल्कुल सही है असर्शन, ये लाइट ईयर की डेफिनेशन भी है। रीजन कह रहा है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम। नहीं, गलत है ये। लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी इसका आंसर होगा। 13 का असर्शन कह रहा है व्हेन वी चेंज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस। ठीक बात है, यूनिट बदलोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाएगी। जैसे 2 किलोग्राम को 2000 ग्राम लिखा जा सकता है, यूनिट बदलने पे वैल्यू बदल गई। कह रहा है स्मॉलर द, रीजन में कह रहा है स्मॉलर द यूनिट स्मॉलर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये गलत है, उल्टा होता है। यूनिट जितनी छोटी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होगी। देखो, ग्राम एक छोटी यूनिट है तो वैल्यू 2000 है, और किलोग्राम एक बड़ी यूनिट है तो वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पे भी असर्शन सही है, रीजन गलत है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। 14 पे आ जाओ। कहता है ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल सही है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस भी है। और रीजन कह रहा है प्रेशर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रेशर ग्रेडियंट। ये गलत है, प्रेशर और प्रेशर ग्रेडियंट दोनों की डायमेंशंस अलग अलग होती हैं, तो इनको माइनस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे भी असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो इसका आंसर भी सी होगा। 15 पे आ जाओ। डायमेंशनल कांस्टेंट आर द क्वांटिटी हुज वैल्यू आर कांस्टेंट। सही बात है, नाम में ही आ रहा है कांस्टेंट, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। और देखो नीचे क्या लिख रहा है रीजन में, डायमेंशनल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, तो ये रॉन्ग है यहाँ पे।
असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, इसलिए इसका भी आंसर सी है। ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं सेक्शन सी में। डायमेंशनल कांस्टेंट डू नॉट हैव डायमेंशंस, ये फॉल्स है। डायमेंशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशनल करेक्टनेस डज नॉट गारंटी इट्स मैथमेटिकल करेक्टनेस, ये ट्रू है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर इक्वेशन ले लो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। और अगर इक्वेशन ले लो 2u प्लस 280, अगर डायमेंशनली चेक करोगे तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट आएगी। क्यों करेक्ट आएगी? क्योंकि नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। लेकिन ये वाली क्वेश्चन, ये इक्वेशन एक्चुअली रॉन्ग है और ये इक्वेशन एक्चुअली राइट है। 18th क्वेश्चन कहता है रेनॉल्ड नंबर की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन होती है। जी नहीं, ये सिर्फ नंबर है और इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर कह रहा है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, अभी अभी पहले भी बताया लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है, दूरी की यूनिट है, तो ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पर्सनल एरर्स आर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, ये बिल्कुल सही है। पर्सनल एरर्स जो हैं वो ऑब्जर्वर की लापरवाही की वजह से ही होते हैं। तो यहाँ पर आकर के हमारा पूरा जो क्वेश्चन पेपर है भाई वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, आप इस पूरे पेपर को दोबारा से एक बारी सॉल्व कर लेंगे और अगर कोई इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। बाकी अभी भी अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप इंस्टीट्यूट पे आकर के ऑफलाइन भी पूछ